सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। पाक भारत मैच के दौरान भारत की हिदायत पर अमल करते हुए मैच रेफरी ने जिस जानिबदारी का मुजाहरा किया था और पाकिस्तान टीम को भारतीय टीम से हाथ मिलाने से रोका था, इस पर पाकिस्तान ने इतना सख्त रद्द अमल दिया कि आज मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को पाकिस्तान के कप्तान, टीम मैनेजर और हेड कोच से माफ़ी मांगना पड़ी और फिर जाकर बिलाखिर पाकिस्तान और UAE की टीमों के दरमियान मैच का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान ने पिछले मैच के बाद ये शर्त आयद की थी कि अगर मैच रेफरी को न हटाया गया तो पाकिस्तान अपने बकिया मैचेस इस एशिया कप के नहीं खेलेगा। आज शर्त पर अमल न हुआ तो PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक अहम हंगामी मीटिंग तलब की, जिसमें 2 साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा और नजम सेठी साहब ने भी शिरकत की। इन तीनों ने मिलकर जब मुशावरत की और फिर PCB चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये मुतालबा था और वाज़ेह मुतालबा था कि ये रेफरी जिन्होंने जानिबदारी का मुजाहरा किया है वो आइंदा मैचेस में न हो। लेकिन ये मामला सेटल यहाँ पर हुआ है कि मैच रेफरी ने माफ़ी मांग ली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर अहमद साहब, जो कि बोल की क्रिकेट ट्रांसमिशन का भी हिस्सा हैं। तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज शाम से हम देख रहे थे कि इस मामले के ऊपर आप इस बात को ही गैर मामूली समझ रहे थे कि बारिश की वजह से नहीं, किसी और तनाज़े की वजह से एक मैच डिले से होगा, जबकि एक ख्याल ये भी जाहिर किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान ये मैच खेले ही नहीं अगर उनके मुतालबे पर अमल नहीं होता है। कितनी गैर मामूली बात है, पहले इस पर आप बात कीजिएगा कि लास्ट मोमेंट तक मामला सेटल हुआ और मैच में जो डिले है, एज अ क्रिकेटर आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में मेरे जहन में भी एकदम से ये बात आई, क्योंकि हमेशा हमने एक चीज़ देखी है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है या जानबूझ के ये इंडिया की तरफ से बनाई जाती है कि टूर्नामेंट को हाइप दी जाए, मैचेस को हाइप दी जाए। तो उसके बाद आपको पता है कि पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, ब्रॉडकास्टर जो है वो बड़ा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा लगा होता है, उन्होंने भी पैसा कमाना होता है। तो फिर जब ये स्टोरी सारी चल रही थी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो PCB ने, जो प्लेयर्स को ये कह दिया था कि भाई अब आप होटल्स में वापस चले जाएँ, आप अपने रूम्स में वापस चले जाएँ। उस वक्त मैंने ये बात बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली दफ़ा शायद होने जा रहा है, जो मेरी माइंड में आ रहा है कि मैच डिले हो जाएगा, मैच डिले हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो एशिया कप से बाहर हो जाए और घर आ जाए वापस। क्योंकि ज़्यादातर यही सिचुएशन हमेशा बनती है, टीम्स ग्राउंड में चली जाती हैं, डिले हो जाता है, बारिश की वजह से सब कुछ हो जाता है, तो वो तो होता है। लेकिन ये चीज़ मेरे जहन में आई थी तो मैंने वो की। तो थोड़ी सी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो उसमें बोला गया, जो हामिद मीर साहब ने बात की कि भाई मैच जो है वो 1 घंटा जो है वो डिले हो गया। तो उससे मुझे फिर तनवीर साहब, अब ये बताइएगा, एक पाकिस्तान का मुतालबा था जिस दिन पाक भारत मैच हुआ उसके फौरी बाद जो रद्द अमल था कि इन रेफरी को हटाया जाए, लेकिन आज जो है हमें लगता है एक कदम पाकिस्तान भी पीछे हटा जो मुतालबा था उससे, और दूसरा जो रेफरी है उन्होंने भी आके माफ़ी मांगी और ये मैच शुरू हुआ। इस वक्त वही हैं रेफरी इस मैच के। सो कैसे ये मामला सेटल हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये दुरुस्त अंदाज में उठाया गया और इसका जो नतीजा निकला है उसी समत में निकला है जैसे आप सोच रहे थे? देखिए, मेरे ख्याल में रेफरी के तो मज़े हो गए। मज़े इस वजह से हो गए, जो उसने वायलेशन की है वो तो बैन होता है, बैन होता है। ऐसा नहीं है कि माफ़ी पे काम जो है वो छोड़ दिया जाता है। मैच रेफरी का मतलब होता है कि उसने पूरा मैच लेके चलना है, ग्राउंड के अंदर देखना है कोई प्लेयर्स आपस में गालम गलोच तो नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, गेम को ख़राब करने की कोशिश तो नहीं हो रही। ये मैच रेफरी का काम होता है। मैच रेफरी किन चक्करों में पड़ गया, ठीक है ना? तो उसको माफ़ी का बोला, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, कि उसको बोला कि चलो आप माफ़ी मांगो इस मैच में, बेशक आप मैच रेफरी हो लेकिन आप माफ़ी मांगो। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा, जो आप जिस तरह कह रहे थोड़ा पीछे हटे, उससे सिर्फ माफ़ी की बात की। बेइज्जती तो उसकी हो गई है, चाहे वो माफ़ी मांगता या नहीं मांगता या बैन होता, बेइज्जती तो उसकी हुई है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये जो बात इसके दिमाग में डाली गई कि हाथ नहीं मिलाना, जो सलमान आगा को बोला, ये किसने बोला? उसको तो पकड़ो,
ये सारी जो स्टोरी बनती हुई आई है, ये बीसीसीआई से बनी। बीसीसीआई फिर उसके बाद जो है ये तो आप समझते हैं कि अब एज अ होल हमें जो आईसीसी के अंदर इन्फ्लुएंस है भारत का, उसके ऊपर बात करने की जरूरत है इस वाक़े से सीखते हुए? नहीं, उससे बात कर करके हम थक जाएंगे ना। वो कहते हैं ना कि यार किसी बंदे को समझाओ सारी जिंदगी उसने सुनना नहीं होता। तो अभी ये सिचुएशन है, हम आईसीसी को कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि आईसीसी में जय शाह बैठा हुआ है, ठीक है, वो इंडियन गवर्नमेंट का बंदा है, ठीक है, वो बीसीसीआई के अंदर भी था, वो भी उसी गवर्नमेंट के लोग हैं। फिर उसके बाद इंडियन टीम के अंदर गौतम गंभीर को बिठाया हुआ है, वो भी उसी पार्टी से इलेक्शन लड़के जीता था। तो इन्होंने चारों तरफ से ये अपनी स्टोरी बनाई हुई है कि इनके अपने लोग हर जगह बैठे हो। अब ये बीसीसीआई की तरफ से जब ये मामला शुरू हुए थे तो कैसे आईसीसी कैसे उसको पकड़ सकता है, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है जय शाह वहां पे बैठा हुआ है। जब तक ये जय शाह बैठा रहेगा, ठीक है, इसने पाकिस्तान के मामलात ऐसे ही रखने हैं, ये प्रॉब्लम्स में ही डालता रहेगा, इसने सुधरना तो बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब। आप समझते हैं कि जब तक आईसीसी में भारत का इन्फ्लुएंस रहेगा, ये बायस और जानिबदारी पाकिस्तान की तरफ, उसका मुजाहरा हम अनफॉर्चुनेटली देखते ही रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन, आज की एक और अहम खबर है और ये अदलिया से मुतालिक है। अदलिया में तकसीम के हवाले से जो तासुर है, जिस पर अक्सर बात होती रहती है, अब मज़ीद बढ़ता जा रहा है। वकला तंजीमों और अदालती कार्रवाई पर गहरी नज़र रखने वाले जो मुबस्सिरीन हैं, वो हालिया अदालती फैसलों को मखसूस जजेस को निशाना बनाने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने अपनी ही अदालत के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मुबैना जाली डिग्री केस की बुनियाद पर काम करने से रोक दिया था। 2 रुकनी बेंच की जानिब से जारी होने वाले तहरीरी फैसला जब सामने आया तो उसके बाद बहुत सारे सवालात उस पर उठाए जा रहे हैं। पहला एतराज़ ये सामने आ रहा है कि क्या कोई अदालत या फोरम किसी जज को काम करने से रोक सकता है, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी केस में तो 13 जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर यह करार दिया था कि जजेस के एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी किसी जज को काम करने से नहीं रोक सकती। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या के फैसले से पहले जज को काम करने से क्या रोका जा सकता है या नहीं, जैसा यहाँ पर हुआ। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में दिए गए इस फैसले पर एक और तीसरा एतराज़ भी उठ रहा है और वो ये है कि क्या रजिस्ट्रार के एतराज़ को दूर करने से पहले इस तरह का फैसला दिया जा सकता था या नहीं। तहरीरी फैसला सामने आने के बाद गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के हवाले से भी बहुत कन्फ्यूजन और इबहम पैदा हुआ है, क्योंकि कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदों को वाज़ेह तौर पर कहा था कि अदालत ने एतराज़ात को अभी देखना है, मगर उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक काम करने से ही रोक दिया गया। इसी कन्फ्यूजन की वजह से आज साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने अदालत से ये दरख्वास्त कर दी है कि वो गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत की जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड है वो फराहम करे ताकि ये मामला वाज़ेह हो सके। दूसरी तरफ इस मामले पर इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और आज उन्होंने हड़ताल की। अब नाज़रीन, जस्टिस तारिक जहांगीरी का नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, वो काफ़ी कुछ अरसे से ख़बरों में है। जब उन्होंने अपने साथ जो दीगर जजेस के साथ मिलकर अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुतालिक एक ख़त लिखा था, ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उसके बाद जस्टिस जहांगीरी तब ख़बरों में आए जब उन्होंने तीन रुकनी बेंच का वो हिस्सा थे जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियन वाइट केस को भी नाकाबिल समाअत करार दिया था। उसके बाद जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबरा बने तो उन्होंने हुक्मरान जमात के इस्लामाबाद से मुंतखब होने वाले तीनों अरकान असम्बली से फॉर्म 45 मांग लिए थे, जिसके बाद उन्हें ट्रिब्यूनल की सरबराही से हटा दिया गया था। हम आज ये जो केस है उन पर उसके कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर भी बात करेंगे और जदून साहब की तरफ से जो दरख्वास्त जमा कराई गई है अदालत में उसके ऊपर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, हमें जहांगीर जदून साहब ज्वाइन करें, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जदून साहब, आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि आपने दरख्वास्त इस हवाले से जमा करवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्या मौक़िफ़ आपने अपनाया है कल के इस फैसले के हवाले से? बहुत शुक्रिया। आपसे देखें, जब ये केस ऑब्जेक्शन में लगा हुआ था तो नॉर्मली ये होता है कि जब हाई कोर्ट कोई शख्स ये कहता है जी कि आप मेरे ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं करते तो मेरा केस जो है वो जज के सामने रखते मैं उससे बात करूँगा कि ये मेरे ऑब्जेक्शन जो है वो जेन्युइन है या इनको सस्टेन किया जाता है या ओवर रूल किया जाता है। तो इसी तरह का ये केस था कि उस पर ऑब्जेक्शन ये था कि ये रिट जो है वो मेंटेनेबल नहीं है को वारंटों की,
दूसरे जज के खिलाफ। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रिट इशू नहीं कर सकता। तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ऑब्जेक्शन पे था। तो अब बकौल मीडिया के और वहाँ पे 50 से 100 वकील मौजूद थे, बाहर के नुमाइंदे, तो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उससे ये तासर गया है कि अभी केस जो है इस पे कोई आर्डर नहीं पास होगा और ये जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आता उसके बाद इसको टेकअप किया जाएगा कि कुछ केस बनता है या नहीं बनता। तो इसके अचानक बाद ये पता चला कि वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, देखें ना, एक हम जज की बात नहीं कर रहे, हम एक कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको काम करने से दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने रोक दिया है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक जज जो है जिसके पास इक्वल पावर है और उसको रोकने की पावर है ही नहीं उसके पास, तो उसने दूसरी कोर्ट के जज को अपने जुडिशियल वर्क से किस तरह रोक दिया है। अब देखिए ना, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से एक जज को हटा देते हैं, उनका प्रीरोगेटिव है, चाहे वो जायज़ है नाजायज़ है, लेकिन वो अभी चीफ जस्टिस तो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो अपनी कमेटी से डालते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आर्डर पास कर देते हैं, तो वो कोई चैलेंज कर सकता है, कोई अग्रीव हो सकता है। ये बड़ा एक ऐसा आर्डर है कि जो देखें ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये पावर नहीं है कि वो किसी जज को काम करने से रोके। उसकी मिसालें बड़ी मौजूद हैं। शौकत सिद्दीकी का केस आपके सामने है, काजी फाई ईसा का रिसेंट केस आपके सामने है, उसके बाद मुज़ाहिर नकवी का रिसेंट केस आपके सामने है, और इफ्तिखार चौधरी का सबसे पुराना, जिसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया जी आप नहीं रोक सकते किसी जज को काम करने से। तो इसके बावजूद जो है एक जज जो है वो अपनी ये पावर जो है इलीगल पावर और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए एक जज को रोक रहा है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये सीरियस जो है वो मिसकंडक्ट किया है कि एक पावर के ना होते हुए उन्होंने 209 को रिडेंडेंट कर दिया। फिर जो उन्होंने ओथ लिया आइन के अंदर के आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करें, उन्होंने अपनी एक पर्सनल इंटरेस्ट को डिफेंड किया है। अब देखें ना, जस्टिस जहांगीरी जो है उनकी एक एप्लीकेशन या अपील पड़ी हुई है कि इन जजेस की ट्रांसफ़र जो है वो ठीक नहीं है, हमारी सीनियरिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया गया है। तो आप एक ऐसे शख्स के खिलाफ केस सुन रहे हैं जिस पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप तो केस सुन ही नहीं सकते कि आपके जो अगेंस्ट है उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। तो ये मामला जो है इतना सादा नहीं है, इन्होंने बड़ा सीरियसली आइन की भी वायलेशन की है और जो है वो सीरियस मिसकंडक्ट भी किया है, और ये एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी है कि अदालत के अंदर आप कुछ और बात कर रहे हैं, जाके आर्डर कुछ और लिखवा रहे हैं। तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी है कि अगर कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका मिसकंडक्ट का केस बनता है, ये बाद में देखा जाएगा कि जब अगर ये वीडियो जो है ऑडियो उसकी कल की जो प्रोसीडिंग है डीबी की उसकी हमें प्रोवाइड कर दें, अगर उसको टेम्पर्ड ना किया गया हो, उसी हालत में हो, तो फिर वो हमें प्रोवाइड कर दें, तो या तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि इन्होंने आर्डर कोर्ट के अंदर लिखाया है और वो जो 100 वकील हैं या मीडिया वाले हैं वो गलत कह रहे हैं और ये जज साहब ठीक कह रहे हैं, या फिर अगर इनका हुक्मनामा आता है या कोई चीज़ आती है हमारे सामने तो फिर हम कहेंगे जो वकीलों के रिप्रेजेंटेटिव या वकील वहाँ पे मौजूद थे वो ठीक कह रहे हैं और मीडिया वाले ठीक कह रहे हैं, जज साहब ने बड़ी गलती की है, उन्होंने इंटेंशनली ये काम किया है। साकिब साहब, मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, जदून साहब आपने बतौर मीडिया रिपोर्ट किया इस केस पे। एक तो आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अदालती तारीख के हवाले से, जो कोड ऑफ कंडक्ट और अदालती मामलात होते हैं उसके हवाले से हमें बहुत हैरानकुन लगती हैं। आपके लिए ये कितना गैर मामूली मामला है? कल अदालत में क्या हुआ, उसके बाद ऑर्डर क्या था और क्या चीज़ मुख्तलिफ सामने आई? ऑर्डर तो एक तो जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी है वो जहांगीर जदून साहब ने जो दरख्वास्त दी है कि उसकी ऑडियो और वीडियो प्रोवाइड की जाए। वहाँ पे हम भी मौजूद थे, बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। तो हमेशा से जब आर्डर या कोई इस किस्म की बात कोर्ट में हो और उसमें कन्फ्यूजन हो तो 2-4 लोग इकट्ठे उसको पहले उस पर बात करते हैं कि कोई समझ आई है, इस तरह बात हुई है या इस तरह नहीं हुई। तो हमें जो समझ आया हमें रिपोर्ट कर दिया और वहाँ पे जो अदालती एहलकार से फिर हम उससे भी हम कंफर्म करते हैं कि हम जो समझ रहे हैं एक्चुअली वही बात हुई है। तो वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे। अब देखना होगा कि जो ऑडियो में उस कल वैसे जो ऑडियो सिस्टम था ना थोड़ा कोर्ट रूम नंबर 1 का वो भी थोड़ा डाउन था, मतलब आवाज़ कम आ रही थी। अब इशू कहाँ पे हुआ ये इसको छोड़ देते हैं जब तक कि ऑडियो आती नहीं है। लेकिन जो ऑर्डर आया है रिटन ऑर्डर उसमें एक नया हिजान जो है वो बना दिया है मेरे नज़र में। वो ये है कि उस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि क्योंकि उसके ऑब्जेक्शन के साथ केस लगा था तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल करके उस ऑर्डर में लिखा गया है कि आज ही केस लगाएं।
अब वो केस क्या दोबारा फिक्स हुआ, अदालत ने दोबारा सुना, दोबारा तो मेरी इतला के मुताबिक तो नहीं सुना, तो दोबारा अगर नहीं सुना तो क्या चैम्बर से ऑर्डर किया गया, और वो चैम्बर से जो ऑर्डर किया गया, जो जहांगीर जदून साहब बात कर रहे हैं, हमेशा से ये होता है कि अदालतें ऑर्डर्स दे देती हैं और फिर ऊपर जाके अपील में वो सेटिस्फाइड भी हो जाया करते हैं, लेकिन उस अदालती ऑर्डर को जब वो कवर करने के लिए कोई प्रेसिडेंट्स के हवाले उसी में दे दिए जाते हैं। ख़ास तौर पर वो मुझे कोई बता रहा था कि किसी रेडी वाले को भी कहीं से आगे मूव करना हो या कोई ऐसी चीज़ करनी हो तो उस पर कोई ना कोई चीज़ तो आपने ऑर्डर में लिखनी है कि क्यों आप जो है वो कर रहे हैं। एक जज को काम से रोकने के लिए ये ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी प्रेसिडेंट्स कि जो माजी में हुई हों वो दी जाती तो मजबूत ऑर्डर होता, अगर नहीं दी गई तो ये एक कमज़ोर ऑर्डर है। अब देखना है कि जो जस्टिस जहांगीरी हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो उसको चैलेंज करेंगे, और अब सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा और उस पर क्या फ़ैसला करता है। बहरहाल इस सारी सिचुएशन में अदलिया एक बहरानी कैफियत में तो चली गई है। इसमें इस किस्म की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो मुतासर तबका होता है वो लिटिगेंट्स हैं। वो बेचारे पता नहीं उनके कब कब के केस लगे होते हैं, कितना तवील अरसे से पेंडिंग होते हैं, वो फिर अब बार की हड़ताल होना शुरू हो गई, केसेस कम सुने जा रहे हैं, तो मुतासर वो तबका हो रहा है। तो इस सिचुएशन से मेरा ख्याल में अदलिया को किसी न किसी को तो निकालना पड़ेगा। जदून साहब, अब बात यह है कि ये तो बहुत वाज़ेह होता जा रहा है। जस्टिस जहांगीरी की हम बात कर रहे हैं, अपने नाज़रीन के लिए एक बैकग्राउंड भी रखा है। वो ख़त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का था उसमें उन सिग्नेटरी होना, उसके बाद फिर उनके सामने इलेक्शन से मुतालिक केस लगना, एक पूरा फिर जाली डिग्री का जो उनका मामला है वो भी बहुत मुबहम है, उसके ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत है वो 27वीं तरमीम की भी बातें करती है। कानूनी हलकों के अंदर तशवीश जो है वो बयानात की हद तक ही रही है। क्या आप समझते हैं कि यही वजह है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से कि क्या तासुर जा रहा है निज़ाम अदल के हवाले से पाकिस्तान के? देखिए, उसमें जो हमारी कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व है। जब मुशर्रफ की मूवमेंट वो चली थी इफ्तिखार चौधरी वाली, तो मुशर्रफ कितने पावर थी उसके पास, एक सोल पावर थी तमाम पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वकला ने उसको हिला के रख दिया। अब ये देखिए, अभी जो है जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल डिवाइड है। वो अभी जो है वो अपने बेनिफिट को देखते हैं, वो रूल ऑफ लॉ या आइन की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझे कितना बेनिफिट है, चाहे वो काम गलत हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है, या वो गैर कानूनी है या वो गैर आइनी है। तो वो तबका जो है वो जो बेनिफिशरी है गवर्नमेंट का और डोगर के डिसीजन का या डोगर के जो डेली प्रोसीडिंग होती है कोर्ट के अंदर उसका, तो वो जो है इस सिस्टम को, स्टेटस को डिस्टर्ब करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है ये गलत काम भी तो हमें फ़ायदा दे रहे हैं, हमारी स्टेबिलिटी इसमें है। तो उस वजह से जो है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वकला के अंदर धड़ाबंदी है। जिस तरह मीडिया के अंदर पीका एक्ट आया तो मीडिया ने बड़ा शोर किया, पीका एक्ट का ये तो वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके खिलाफ मुतअद्दिद 100 से ज़्यादा 200 से FIR हो चुकी हैं। तो इस तरह कुछ हाल हमारा भी वही है जो आपका है। तो बात जो है ना वो सही तरह से आगे नहीं चल रही कि एक मूवमेंट हो जो कम से कम ये बिल्कुल मेरिट पे हो कि जी हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं, हम आज़ाद अदलिया की बात करते हैं। तो जिस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है एक हाइब्रिड निज़ाम के अंदर, तो वो इस मुल्क की आइन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। आइन की नाम की तो आप कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आइन के मुताबिक काम करें, लेकिन एक चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का वो आइन को वायलेट कर रहा है। वो उसको आइन की परवाह नहीं है कि वो आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे, और जो आइन के मुताबिक फैसले करने वाले हैं उनके रास्ते में रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जिसको कहते हैं, ये देखिए ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आता है। आप कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं कि उन जजेस को कि जो अगर आइन के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये हालात बन चुके हैं और हाई कोर्ट्स के अंदर भी। तो ये एक जो एग्जेक्टिव मोनोपोली है ये दिन ब दिन पेनिट्रेट कर रही है, और ये इस निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखें, आज एक हुकूमत है, कल दूसरी आ जाएगी, कल तीसरी आ जाएगी, और पीछे हमने देखा है 2018 से आगे ये पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो हुकूमतें आती हैं जाती हैं, एक पार्टी पोजीशन में होती है दूसरी। लेकिन इस मुल्क के अंदर आप देखें ना कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं है, हाई कोर्ट का एक जज एतमाद करने के लिए तैयार नहीं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो आप कहाँ से लाएंगे इन्वेस्टमेंट, कहाँ से इकानमी को ठीक करेंगे? आप ठीक है, आप दौरे कर लें बाहर के मुल्क के, आपके हमारे हालात बड़े ठीक हो गए हैं, फॉरेन पॉलिसी ठीक जा रही है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है पाकिस्तान की तरक्की के, वो उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक मुल्क जो है
आइन के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं चलेगा, और एक आम आदमी को उस जुडिशल सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या एक आम आदमी को ये ट्रस्ट नहीं होगा कि मैं अगर अदालत में जाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। तो आप बताएं, इन हालात में कोई शख्स जो है, एक जज को इंसाफ नहीं मिल रहा, एक वकील को इंसाफ नहीं मिल रहा, एक मीडिया वाले को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर एक आम शख्स जो है, जो इलिटरेट है, जो सिटीजन है, वो अपने राइट्स को नहीं समझता, तो इस निज़ाम से उसको किस तरह इंसाफ? यकीनन इसकी बहुत ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हैं, जिसकी अभी लगता है कि जो हुक्मरान जमाते हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। साकिब साहब, ये जो डिग्री का मुबैना डिग्री के हवाले से मामला है, वो भी तो खुद इतना एक अजीब व गरीब मामला बन गया था। जो हमारे नाज़रीन है, उनकी याद दहानी के लिए, कराची यूनिवर्सिटी के जिस सिंडिकेट ने ये फैसला करना था, उससे प्रोफेसर साहब जब इजलास होना था वो वहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में उनको उठा लिया गया। बाद में फिर एक केस भी सामने आया जिसमें वो बरी हो गए थे, लेकिन इजलास जो है वो उस दौरान गुजर चुका था। तो ये जस्टिस जहांगीरी पे साकिब साहब जो मुबैना जाली डिग्री का मामला है, वो ख़ुद भी तो एक बहुत मुबहम किस्म का मामला है। अच्छा, एक तो ये जो डिग्री का मामला है, ये फेक डिग्री नहीं है मामला, बल्कि ये इनवैलिड है इशू है। क्योंकि फ़ेक डिग्री का आप इस तरह आसान अल्फाज में कह दें कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं कराची की किसी यूनिवर्सिटी से बगैर वहाँ पे जाए किसी को कहकर एक डिग्री बनवा लूँ, उसको फेक डिग्री कहेंगे, जाली डिग्री कहेंगे। और इनवैलिड ये है कि वहाँ उनकी मौजूदगी है, एक नंबर पे 2 रोल नंबर स्लिप या निकली हैं या आज से 30-35 साल पहले, तो वो इनवैलिड है। जो कराची यूनिवर्सिटी भी यही कह रही है, और ये मामला अभी सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग भी है। सिंध हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से देख रही है, वो इस पर जो है वो फैसला करेगी। जो इशू मेरे ख्याल में बना, क्योंकि ये जो जस्टिस जहांगीरी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बार के भी, हाई कोर्ट बार के भी सदर, फिर उसके बाद ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, नैब के प्रोसिक्यूटर रहे, और बड़े बड़े सेंसिटिव केसेस में ये जो सरकार है उसकी तरफ से उनकी नुमाइंदगी करते रहे। फिर ये जज भी बन गए, फिर 3-4 साल भी उन्होंने गुजार लिए। क्या ये भी तो एक सवाल है ना कि क्या वजह बनी कि जैसे जहांगीरी के पास 2-3 सेंसिटिव केसेस आए जिनका हवाला आपने दिया, उनमें से एक केस ये इलेक्शंस के हवाले से था, फॉर्म 45 और उन्होंने मंगवा लिया, 3 अरकान को उन्होंने कहा था फॉर्म 45 लेके, डेफिनेटली उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 लेके आए, मैंने फैसला करना है और कानून जो कुछ कहता है मैं फैसला कर दूंगा। तो ये 3-4 सेंसिटिव केसेस जैसे ही आए तो उनके गिर्द ऐसे लगता था कि घेरा जो है वो तंग होना शुरू हुआ। एक तो ये मुबैना इनवैलिड डिग्री का इशू आ गया, और दूसरा आपको याद होगा उनके घर में जो बेडरूम से कैमरे भी खुफिया जो है वो निकले। एक खत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने लिखा था, उसमें उन्होंने एक जज साहब के हवाले से ये बात भी कही थी, और उनका नाम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है जिनके हवाले से ये बात हुई थी। अब जदून साहब, आप क्लोजिंग कमेंट्स में बताइएगा कि जस्टिस जहांगीरी कौन से कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, उनके पास कानूनी ऑप्शन यही है कि वो इस आर्डर को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बिल्कुल वाइड एबिनिशियो आर्डर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आर्डर मेरे ख्याल में सेटिसाइड हो जाएगा। देखिए ना, आप सारे कह रहे हैं डिग्री इनवैलिड है। भाई, जिस इंटेलिजेंस एजेंसी ने वो डिग्री वेरीफाई कराई है, इनको जुडिशियल कमीशन, फिर आपके जुडिशियल कमीशन के सारे मेंबरान को सजा देंगे, क्यों इनको जज बनाया है? देखिए, जब आप जुडिशियल कमीशन के पास जाते हैं तो पहले एक उसी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। जुडिशियल कमीशन के पास इतना टाइम नहीं होता, वो उस जज पर रिलाई करते हैं जो इस स्पेशल कमेटी बनाई होती है कि आपने तमाम जजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करने हैं, और वो जज टेस्टिफाई करता है कि आई हैव वेरीफाइड थ्रू दिस एंड दैट पूरी एजेंसियों के, और ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, उसका सर्टिफिकेट होता है, उस पे जुडिशियल कमीशन रिलाई करता है। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब और साकिब बशीर साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, अदलिया के जजेस के साथ ही अगर नाइंसाफ़ी होगी या ये तासुर भी कम अज़ कम अगर जाएगा कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर एक आम आदमी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? ये वाकई एक काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, एक और अहम मामला है, उसको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन का किरदार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। पीटीआई ने जब पार्लिमानी सियासत यानी पार्लियामान की कमेटी से इस्तीफे दिए तो अपोजिशन का किरदार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऐसा लगता है कि पीटीआई ने भी इस बात को भांप लिया है और आज इमरान खान ने अपनी बहनों के ज़रिए पैगाम दिया है कि हम हर तरह से कोशिश हमने की है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ चल सकें। हमारे ताउन के बावजूद जुल्म बढ़ता गया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को नाअहल किया गया, लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि असल अपोजिशन का किरदार अदा किया जाए।
पीटीआई की क़यादत को उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने सही ऑपोजिशन ना की तो फिर आपकी कब्रें तैयार हैं, जितना डरेंगे आपको उतना ही दबाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं है नाजरीन, बल्कि अफगानिस्तान के साथ आगे कैसे चलना है और दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से भी पीटीआई और विफाक आमने सामने हैं। विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान का मामला खारजा अमूर से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन कल पीटीआई की सीनियर रहनुमा असद कैसर के घर पे अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब ने मुलाकात की है महमूद खान अचकज़ई साहब से। महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने इस काम के लिए नॉमिनेट किया था। अफगान सफ़ीर को इमरान खान का पैगाम दिया गया है और ये भी तय पाया है कि महमूद अचकज़ई की क़यादत में एक वफ़द जल्द अफ़गानिस्तान का सरकारी दौरा करेगा। हुकूमत और इदारों की अब नाजरीन एक पॉलिसी है जो वाज़ेह है कि पाकिस्तान या दहशत गर्दों में से अफ़गानिस्तान को किसी एक का इंतखाब कर रहा है। क्या पीटीआई को विफाक के साथ ये इख्तलाफ और इस मामले के ऊपर जो इख्तलाफ है वो मज़ीद नुकसान देगा? पीटीआई जो एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना रही है इस मामले के ऊपर, उसकी असल वजूहात क्या हैं, ये तमाम मामला हम जानने के लिए, जिसके लिए आज के प्रोग्राम में हमने सीनियर तजियाकारों को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब और माजिद निज़ामी साहब, जो कि आज मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, पहले तो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं जो आज उन्होंने दिया है। आपको लग रहा है कि उनको इदराक हो चुका है कि अब उनकी पार्टी ऑपोजिशन नहीं कर रही है, जब से पार्लिमानी कमेटीज़ से उन्हीं के अहकामात पे वो निकले थे? आप कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट को जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने साथ चल कर देख लिया, अब हमें असल ऑपोजिशन करना होगी? देखिए, वो तो असल अपोजिशन जिस दिन से अदम एतमाद की तहरीक आई थी उस दिन से कर रहे हैं। 25 मई 2022 को भी वो अपोजिशन ही करने आए थे, जब वो अपना खुद जुलूस लेके सवाबी से चले थे और इस्लामाबाद में वो इस्लामिक टच देते हुए कासिम सूरीवाला वापस चले गए थे। और गुड टू सी यू अदालतें भी आई। फिर आपको पता है कि नवंबर 9 मई भी किया, 26 नवंबर भी किया, और बीच में बेशुमार जलसे उस वक्त जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और सबके नाम आ रहे थे, इनके ताउन से ये करते चले जा रहे थे। और एक उनकी जाहिर है कि जो बिल्कुल गवर्नमेंट में मकबूलियत ज़ीरो पे चली गई थी, वो आसमानों को छूने लगी और उसका फ़ायदा भी उन्होंने उठाया पॉलिटिकली। लेकिन ये जो अब कह रहे हैं, अब तो वो हर तरह का प्रेशर डाल के देख चुके हुए हैं। अब उनको डिस्ट्रस्ट हुआ है अपने ही पार्लियामेंटेरियंस पे जो उनके वोटों के साथ आए। तो उन्होंने ये चेक कर रहे हैं बार बार कि कौन रुकता है कौन नहीं रुकता। कमेटियों से इस्तीफे दिलवा दिए, सेनेट से दिलवा दिए। तो अगला मरहला माला वो जाके पहले भी ये काम कर चुके हुए हैं कि वो रिज़ाइन कराएं, असम्बली KP की तोड़वाएं या वज़ीर आला को बदलें। वज़ीर आला को भी जब थोड़ी सी हीट फील होती है वो फ़ौरन बनीगाला की बजाय अब ज़ाहिरा के अडयाला पहुँच जाते हैं। वहाँ आके वो बैठ के 2 दिन उन्होंने ये भी दिखाया कि मैं बिल्कुल साथ हूँ खान साहब के अहकामात का। लेकिन अगर वो जब चाहते हैं तो उनके लिए जेल के दरवाजे किसी भी वक्त खुल जाते हैं, और बैरिस्टर सैफ ने तो ये कई दफ़ा दिखाया है। तो अब जब ताउन नहीं करना और वो एक शो कराना चाह रहे हैं कि जी मैं किसी हद तक भी जाऊंगा, और अपनी पार्टी को जहां उन्होंने 5 अगस्त की डेट दी थी कि जी बिल्कुल उरूज पे होगा, और वज़ीर आला अली अमीन ने कहा कि नहीं ये आगाज़ होगा हमारी तहरीक का, तो आपस में वो भी टकराए और कुछ भी ना हो सका। और अब उन्होंने 27 सितंबर के जलसे की डेट दी है। महमूद खान अचकज़ई को वो अपोजिशन लीडर के साथ साथ क़यादत दे रहे हैं, जहाँ पे लोगों का ख्याल ये है कि तालिबान की और उनकी तो हमेशा से मुखालफत रही है। अचकज़ई किसी और साइड पे थे, तालिबान किसी और साइड पे थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत, स्टेट, फौज सबको दबाव में लाना चाह रहे हैं, जो लगता नहीं है कि वो अब अवामी इतना प्रेशर बना सकेंगे। निज़ामी साहब, अब ताउन, क्या पहले पीटीआई ताउन कर रही थी जब से वो हुकूमत से गए हैं? वो तो बड़ी मुज़ाहमत के बयानात दे रहे थे, और ताउन अब वो कहते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम ताउन कर रहे थे। इसको आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? ये एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है कि जमात अब तक कुछ नहीं कर पाई है। सेकेंडली, एक और आम तासुर ये है कि इमरान खान साहब जो अहकामात जेल से दे रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी फुकदान है, तो वो नाकाबिले अमल हैं उस जमात के अरकान के लिए जो बाहर बैठे हुए हैं। जैसा कि गंडापुर साहब से कहना कि आप अफगानिस्तान में जाकर उनसे मुज़ाकरात करें। सो आपको इस बयान को किस पैराए में देख रहे हैं इमरान खान के? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा ख्याल है 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जेल से बाहर है, उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की या उस हवाले से पार्टी को जो रिलीफ दिलवाने की कोशिश की, उसमें कहीं ना कहीं उनको इमरान खान की उस तरह से सरपरस्ती हासिल नहीं रही। तो इस वजह से अब उनकी जानिब से उतनी एफ़र्ट नहीं की जा रही कि जितनी वो उससे पहले करना चाहते थे या उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि उनको उस तरह से फ्री हैंड नहीं मिला।
तो एक तो ये गैप बिल्कुल मौजूद है तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं उनमें, और बैरिस्टर गौहर और दीगर जो लोग हैं जो बाहर काम करना चाहते हैं, पार्टी के लिए ईज़ लेके आना चाहते हैं। दूसरा इसमें इशू ये है कि रियासत की जानिब से जब हम देखते हैं तो ये बात दुरुस्त है कि जो इदारे हैं या हुकूमती लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उस पावरफुल होने के बाद जो उनको एक हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, उसके अंदर गलती ये नज़र आती है कि उन्हें कहीं ना कहीं रास्ता देना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके पास देने को बहुत कुछ होता है। वो अगर अपना हाथ आगे बढ़ा के कोई बातचीत करना चाहे, पॉलिटिकल माहौल को बेहतर करना चाहे तो वो कर सकती है। गवर्नमेंट ने ये नहीं किया और उसकी वजह से वो 1,80,00,000 वोटर जिसने इमरान खान के या उसके उम्मीदवारों के हक़ में वोट दिया था, वो इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक मुतमईन नहीं है और कहीं ना कहीं वो इजहार राय उनका होता रहता है। तो उसके दरमियान जो ब्रिज था, जो पार्लिमानी पार्टी थी पीटीआई की, वो मौजूद है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि ताकत के ज़रिए मसले को हल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी स्ट्रेटजी को रीडिफ़ाइन करना चाहिए, क्योंकि मुल्क अब इस स्टेज के ऊपर, जब हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मसला है, जो हमारी दुनिया की सियासत है वो तब्दील हो रही है, वहाँ पे हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, फिर दहशतगर्दी के मामलात में इन्वॉल्व हो, फिर खारजा अमूर में जा रहा हो, फिर चाइना के साथ सीपैक डील कर रहा हो। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ आसानी का माहौल बनाए। राना साहब, अब ये जो बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हालात जिस तरह के हैं, फिर उसमें ऑपरेशन करने के लिए ये तो एक राय तमाम लोगों की है कि एक एतमाद कायम करना होगा वहाँ पर लोकल्स के साथ, लोकल पॉलिटिशियंस के साथ और वहाँ की बिलखुसूस हुकूमत के साथ। तो आप नहीं समझते कि विफाक को भी एतमाद में लेना चाहिए था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को? क्या वजह है कि आज एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ गंडापुर एक बात कहते हैं और PTI की जो सियासी जमात है, जो एक्चुअली आवाम के नुमाइंदे उनसे कनेक्टेड हैं, जिन्होंने आवाम के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है किसी भी सिक्योरिटी कार्रवाई के हवाले से, वो वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहे हैं? नहीं, देखें, अभी बात हो रही थी कि जी हुकूमत ने वो हाथ नहीं बढ़ाया। अगर तो इनका नाम वो सिर्फ हुकूमत ही समझते हैं और बात कर रहे हैं तो फिर हुकूमत ने तो बहुत हाथ बढ़ाया। शहबाज शरीफ ने अपने तई पूरी कोशिश की है, जवाब में इमरान खान की तरफ से इनकार आया है। उनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो लोग चाहते हैं कि हुकूमत से बातचीत हो और रास्ता निकाला जाए, और सीनियर 3 लोगों ने भी ये कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने हर दफ़ा हतक से हाथ हटाया। और जिस तरीके से वो फौज का नाम पुकारते हैं, फील्ड मार्शल का नाम पुकारते हैं, सब चीज़ों का जिम्मेदार उनको करार देते हैं, अगर ये उनको हुकूमत कह रहे हैं तो उन लोगों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जब बार बार कहा गया कि 9 मई पे आप माफ़ी मांगे और फिर ताने भी दिए गए कि जो माफ़ी मांग लेता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल ये तो ओपन पॉलिसी थी स्टेट की। मेरे ख्याल में जब ऐसे वक्त में जब शहबाज शरीफ, ये आप देखें जो 2-3 ऊपर नीचे कतर के दौरे हुए हैं और आज वो उनको सलूट पेश करने के लिए सऊदी तैयारे आए शहबाज शरीफ को, और वो भी सलूट दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि रात तक एक गैर मामूली पेशरफ्त मुतवक्को होगी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में, जो कि जुड़ी भी है अगले मरहले पे, जो 25 सितंबर को मुतवक्को है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात। तो वो सारा खित्ता भी उसमें आता है, पाकिस्तान इंडिया भी आता है, और इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात चलाने हैं, ये सारी चीज़ें मुतकाजी हैं। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे बदअमनी फैले और एक तरफ वो इंटरनेशनली महाज पे सरगर्म भी हों, भाग भी रहे हों, और पाकिस्तान ने जो इंडिया का असर किया लड़ाई में, उसके बाद एक इज्जत बनी है दुनिया में और अरब मुल्कों में भी बनी है। तो ऐसे में इमरान खान साहब को वो हजम बिल्कुल नहीं हो रहा। वो कोई रास्ता देने के लिए ना फौज को ना हुकूमत को तैयार है, लेकिन उनकी पार्लिमानी पार्टी, उनके लोग तैयार हैं, और हुकूमत जो KP बिल्कुल तैयार है वो बातचीत के लिए। इमरान खान बार बार उन्हें झंझोड़ते हैं कि तुम निकलो और अपोजिशन के लिए चले जाओ। 27 सितंबर के जलसे पे भी पूरे इनके यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर इसी काम पे लिए लगे हुए हैं कि वो गंडापुर को नीचे लगाएं, जेरे बार लाएं। मेरे ख्याल में कि इमरान खान की जो कंट्रोल है ना, वो अब पार्लिमानी उसमें तो है ही नहीं, और पार्टी का जो वो कहते हैं, तो जितना टाइम गुजर गया है उनके इंडिजिनस भी कोई प्रोग्राम ऐसे नहीं हो रहे हैं। 27 सितंबर जो उनकी अपनी हुकूमत में हो रहा है वो कामयाब तो रूटीन में भी कहलाएगा कि ज़ाहिर अपनी हुकूमत है, जलसा कर रहे हैं, और उससे पहले क्या होना है नहीं होना है ये बात बहरहाल सूबाई हुकूमत की खारजा महाज पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी विफाक से जिम्मेदारी बनती है कि बजाय इसके कि लड़ाइयाँ करने के लिए बयानात अली अमीन गंडापुर से दिलवाएं और विफाक से ही बात करनी हो। मेरा ख्याल है कि बगैर रास्ता बनाए नहीं निकला। निज़ामी साहब, ये मिलिटेंसी को आप बहुत सालों से कवर कर रहे हैं। इमरान खान का जो सियासी करियर है उसमें उनका एक मौक़िफ़ तो रहा
सिक्योरिटी ऑपरेशंस के खिलाफ, और बहुत देरीना ये उनका एक मौक़िफ़ है। लेकिन आज जो वक्त है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत को हम में से और दहशतगर्दों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल स्टेट पॉलिसी आप और हम उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं अफगानिस्तान और TTP के हवाले से। ऐसे वक्त में अपनी एक खारजा पॉलिसी बनाना, अपनी टीम बनाकर कहना कि अफगानिस्तान जाएंगे, ये आग से खेलने के मुतरादिफ नहीं है। जब अपोजिशन में रहते हुए स्ट्रगल कर रहे थे तब तो ये एक उनका बयानिया था, एक उनका नैरेटिव था जिसके ऊपर वो खुलकर बात करते थे। आजकल ये जो मौक़िफ़ अपनाया है, ये आप समझते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट होने का वक्त था या उनको ज़रा अलाइन करना था अपने आप को पॉलिसीज़ के साथ? देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल है कि वो स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए था। अफ़गान तालिबान ने डे 1 से इंतखाब कर लिया है। हमें असेसमेंट की, एनालिसिस की जो गलती रियासत ने की है, हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम जो समझते थे कि वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आएगी जो NDS और इंडिया के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होगी और वो हमारे जो भी 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं उनको लेके चलेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये वो बड़ा फेलियर है कि जिसको इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फेस कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ अगर आज ये कहते हैं कि जी वो खवारिज में से या पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब करें, तो अफगान तालिबान ये इंतखाब कर चुके हैं। जिस वक्त हम कह रहे थे दैट ही इज फैंटास्टिक एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो इस वजह से अब मेरा तो ये ख्याल है कि रियासत को सबसे पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि असेसमेंट में कहाँ गलती हुई, और वो तमाम लोग जो पहले मुबैना तौर पर पाकिस्तान से उधर जाते थे बॉर्डर क्रॉस करके, अब वो उधर से इधर आ रहे हैं। तो अब इसमें दूसरा एक अहम पॉइंट है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस सारे मामले के अंदर बहुत परेशान है, और मुतासरा फरीक वो है क्योंकि उन्होंने 10 से ज़ायद बड़े फ़ौजी ऑपरेशन सहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से उसका क्लोजर होना चाहिए था, जिस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने या बाकी चीज़ों ने उनको एक सेफ़ प्लेस बना के देना चाहिए था उसको गुड गवर्नेंस के थ्रू, वो नहीं दिया गया। तो इसलिए अब ऑपरेशन का जैसे ही नाम आता है तो ग्राउंड के ऊपर जो अवाम हैं वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ से और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की लड़ाई से बड़ा मसला ये है कि ग्राउंड पे इस वक्त जो आवाम मौजूद हैं उसके साथ आपने कनेक्ट करना है। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे आप इस जंग में आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी वजह यह है कि चूँकि वो इन चीज़ों से परेशान हैं और उन्होंने इसका एक तल्ख तजर्बा जो है वो सहा है, तो इसलिए अब मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर रियासत को ज़्यादा तवज्जो देने। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब और आमिर इलियास राना साहब। नाज़रीन, इस मौजू पे कल भी जब हमने बात की थी तो इसी बात पर जोर दिया गया था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, कबायली अवाम है, उनको एतमाद में लेना होगा और एक एतमाद कायम करना होगा ताकि इस हवाले से आगे बढ़ा जा सके। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।